आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो 20 क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ये सीरीज होने वाली है गणित में। अगर आप में से भी बहुत से बच्चे परेशान हो मैथ के उन 20 क्वेश्चंस के बारे में, तो आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं अनसॉल्व पेपर से पढ़ूंगा और आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख जाएंगे और हम लोग उन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि यदि 26 तथा 156 का लासा 156 है तो इसका मासा बताइए। ध्यान से सुनना, 26 और 156, 26 और 156 का जो लासा है, तो 26 और 156 का जो हमें लासा दिया है यानी एलसीएम दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 156। सही बात है। अब हमसे इन दोनों का क्या पूछा है पता है? इन दोनों का पूछा है मासा, एचसीएफ पूछा हुआ है। तो एचसीएफ इसका कितना होगा? इसके एचसीएफ का जो आंसर होगा हमारा वो होगा 26। कैसे? दो तरीके हैं निकालने के। इसी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए इनमें से एक प्रश्न तो कंफर्म बनना है आपका, है ना? तो देखते हैं इनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर इनका एलसीएम निकालने की हम बात करें किस तरीके से निकलेगा, तो हमें पता है सबसे पहले हम 26 का क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो जो हमारे पास 26 दिया हुआ है उसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कटेगा ये कितना आ जाएगा? 13। और ये 13 से कटने के बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको जो 156 दिया हुआ है आपको उसका भी सबसे पहले क्या करना है बेटा? गुणनखंड करना है। तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? हमें पता है 156 में कितनी बार जाएगा ये? 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, यानी यहाँ 78 आएगा। फिर 2 से डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा? 2 तिया 6। और यहाँ पे अपने पास कितने बच जाएंगे? 1 बचेगा, 2 नम्मे 18। अब ये 3 से कटा जाएगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और 13 लगा करके आप क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 26 और 26 के बाद जो अगली संख्या है हमारी वो क्या है? 156। पहले हम लोग देसी तरीका देखते हैं जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में करना है। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाए तो 1 नंबर का तरीका मैं आपको भी किनारे बता रहा हूँ। ठीक है। 26 में देखिए कितना है अपने पास? 2 कितनी बार आया है? 1 बार आया है ना? 2 कितनी बार आया है? 1 बार। गुणे 13 कितनी बार आया है? तो आप बोलोगे 13 भी 1 बार आया है सर। अब 156 में चेक करो 2 कितनी बार आया है? तो आप बोलोगे सर 2 तो 2 बार आया है। 2 आया है 2 बार। और इसी तरीके से जो 3 है वो कितनी बार आया है? तो बोलोगे 3 1 बार आया है। और जो 13 है हमारा, वो 13 भी कितनी बार आया है? 1 बार। तो जब हम इनका एलसीएम लिखते हैं यानी लासा निकालते हैं, तो क्या करते हैं पता है? जितनी संख्याएं दी गई होती है हम सबको लिखते हैं, पर सबकी सबसे बड़ी घात को लेते हैं। जैसे यहाँ 2 की घात 1 है और 2 की घात 2 है, तो हम 2 तो लिखेंगे लेकिन इसकी बड़ी घात क्या है अपने पास? 2। इसी तरीके से ये 3 है तो हम 3 को भी लिखेंगे और 3 को लिखने के बाद 3 की बड़ी घात कितनी है? 1 है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे? 13 को भी लिखेंगे और 13 की जो बड़ी घात है वो कितनी है? 1 है। तो हालांकि इसका एलसीएम तो हमें दे रखा है 156। 156 हमें लासा दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लासा निकाल लेंगे ना। 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 का 13 में करोगे कितना आ जाएगा? 156। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने का क्या पंगा है? यानी मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? सेम तरीके से लिखते हैं। बस हम लासा निकालते समय सभी नंबरों को लिखते हैं, पर जब हम मासा निकाल रहे होते हैं यानी एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, तो हम उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जो दोनों में आई है। जैसे 2 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो यहां पर सिर्फ क्या लिखा जाएगा? 2। और 13 इसमें भी आया है इसमें भी आया है, तो हम किसको लिखेंगे? 13 को लिखेंगे। और मासा निकालते समय हम छोटी घातों को लिखते हैं। याद रखना, मासा निकालते समय हम क्या लिखते हैं? छोटी घात। और लासा निकालते समय हम लिखते हैं सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लगभग लगभग बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ साथ जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे उन्हें भी हल कर लोगे। तो देखो 2 की जो छोटी घात है वो कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे आप। 13 की छोटी घात कितनी है बेटा? 1 है, तो बराबर में कितना आ रहा है अपने पास? 26 आ रहा है ना। ये तो हो गया हमारा। अगर हमें
शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन दे दे 2 नंबर का तो अपन ऐसे लगा देंगे। लेकिन अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन जैसा दिया हुआ जैसे हम डायरेक्ट कैसे उड़ा देंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना देसी जुगाड़ अप्लाई करेंगे कि हमें 26 और 156 का जो लासा है ना वो दे रखा है 156, है ना? यानी इन दोनों का लासा 156 है। मतलब 156 ऐसी संख्या है जो 26 से भी कट रही है और 156 से भी कट रही है। तो मासा निकालने के लिए क्या फंडा होता है? मासा निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं में से जो छोटी संख्या होती है उसे देखते हैं। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो क्या है, 26। छोटी संख्या क्या है अपने पास, 26। अब हम चेक करते हैं क्या 26 से 156 कटता है, तो आप बोलेंगे जी सर 26 से कटता है, 26 से 6 बार में 156 कट जाता है। अब चूंकि 26 से 56 ये 156 कटता है, इसलिए 26 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, ग्लव्स लगा लेते हैं, मिटाने में आसानी होगी। अब देखो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो चाहे तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या है हमारी क्या, √23 और 2 माइनस √3। पर एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ लो। जब हमने संख्या पढ़ी थी तो संख्या में आपने कितनी संख्याएं पढ़ी थी, दो। एक संख्या होती है परिमेय और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो मैं यहाँ नहीं बता रहा कि p/q के रूप में जिसे लिखा जा सके। तुम जितने भी नंबर सोच सकते हो 10th क्लास में, वो सारे के सारे संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। बस कुछ लोगों को छोड़ देना। किनको छोड़ देना, मतलब जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, है ना? या आपको दशमलव में संख्याएं दिख जाए, जैसे 0.3 3 5 8 7 6 5 4 3 ऐसे थे, न तो रुके और ना ही रिपीट हो, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। एक और संख्या होती है पाई, है ना? अब अपरिमेय संख्याओं की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़ेंगे तब भी उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय। यहाँ देखो अपरिमेय है, एक परिमेय में से अपरिमेय घटाया है तो हमारा जो उत्तर आएगा यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही होगा। ठीक है। अगर हम एक परिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा कर दें, जैसे 3 का गुणा कर दे √3 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 3√3, और यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना? पर एक परिमेय का अगर हम अपरिमेय से भाग लगा दें तो यह भी हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी इर्रेशनल नंबर होगी। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भैया, रेखाओं इतने और इतने का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो देखो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, अभी ऑप्शन दिया था यहाँ मिट गया है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मतलब क्या होता है, क्या ऐसा हम सीधा सीधा ऐसा नहीं लिख सकते, x बराबर उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, और ये y उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर में -6 आ जाएगा। और जब कभी निर्देशांक लिखे जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, x, y, तो 2, -6, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2, -6। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया है। तो इस कंडीशन में हमें बताना है कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की स्थिति कब बनती थी, अगर आपको याद हो, अद्वितीय हल की स्थिति तब बनती थी बेटा जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती थी, प्रतिच्छेद करती थी, है ना? हमने तीन चीजें पढ़ी थी, प्रतिच्छेद करना, संपाती वाली कंडीशन और समांतर वाली कंडीशन पढ़ी थी। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी तो उसमें क्या होता था, a1/a2 हमारा बराबर नहीं आता था b1/b2 के। अब जब रेखाएं संपाती होती थी तो उसका होता था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और समांतर वाली स्थिति में क्या होता था, आपको याद हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में समांतर, इस स्थिति में संपाती, इस स्थिति में प्रतिच्छेदी।
तो यानी इस वाले विकल्प का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अगर आप देख पा रहे हो तो सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखो, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है 5x² और प्लस में अपने पास दिया हुआ है 3x और प्लस में कितना दिया है 2, बराबर में दे रखा है 0। बोला कि इस समीकरण के मूलों का योग कितना होगा। तो जब हम मूलों का योग निकालेंगे तो मूलों का योग निकालने का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है मूलों का योग बराबर माइनस बी बटे ए, जहां बी क्या होता है अगर आपको याद हो, बी होता है यक्स का गुणांक और जो ए है हमारा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगर इस हिसाब से हम देखें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है, तो देखो यक्स का गुणांक कितना है 3 है, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ यहाँ पे आ जाएगा 3। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है अपने पास 5 है। यानी मूलों का जो योगफल है हमारे पास वो कितना आ रहा है, -3/5। हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि मूलों का गुणनफल बताओ, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। अब c क्या है, c होता है भैया अचर पद। c क्या होता है, अचर पद बटे a क्या होता है, अभी हमने लिखा था a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो c कितना है अपने पास 2 और a कितना दिया हुआ है 5। इस तरीके से हम निकाल सकते थे इसके मूलों के गुणनफल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, जब जल शांत है तो उसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। और धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की जो चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, हमें पता है धारा और नाव के सवालों में क्या होता है, धारा अगर इधर की तरफ जा रही है और आप नाव लेकर के भी इधर ही की तरफ जा रहे हो, आप बैठे हो इस पे मान लो नाव पे और आप इधर की तरफ जा रहे हो, तो जब चाल समान दिशा में होती है तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है धारा वाले केस में। और विपरीत दिशा में क्या होती है, घट जाती है। उसका कारण यह है कि जब आप नदी के बहाव की दिशा में तैरेंगे, 3 किलोमीटर की दर से अगर आप तैर रहे हैं और 3 से नदी बह रही है तो आपकी स्पीड जो होगी वो 6 की होगी। और अगर आप नदी के विपरीत दिशा में तैरेंगे, तो अगर आप 10 की स्पीड से विपरीत दिशा में तैर रहे हैं और धारा की चाल 3 किलोमीटर आपके विपरीत है, मतलब आप इधर जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है, तो वो आपके ऊपर उल्टा बल लगाएगी, यानी आपकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देगी। तो जब धारा की दिशा में अगर चले, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है क्या, धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा की दिशा में अगर हमसे पूछे, धारा की दिशा में पूछेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी, यानी 8 + 3 = 11 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। और धारा के विपरीत अगर हमसे पूछे तो विपरीत में क्या होगा, विपरीत में चाल घटेगी, 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दोनों ही मैंने बता दिए हैं, आप टिक कर लीजिएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है क्या, यदि 20, यक्स, 30 समांतर श्रेणी में है, यदि 20, यक्स, 30 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब एपी में है, तो यक्स का मान बता दो। हमने पढ़ रखा है अगर दो चीजें समांतर श्रेणी में होती है तो जो सार्वंतर है d2 - d1 करते थे और यहाँ पे क्या करते थे, d3 - d2 करते थे। याद है आपको, दूसरे पद से पहला पद घटाते थे, यानी x में से घटाते थे 20 और 30 में से क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, 30 में से घटाएंगे x। इस माइनस x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x + x हो जाएगा। और इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो 30 + 20 मिलकर के क्या हो जाएगा, 50। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2x बराबर में आ जाएगा 50 और x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 50 के बटे में 2, काट पीट दिए, कितने आ गए, 25 आ गए। यानी x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन टिक कर लो जो भी हो, है ना। इस तरीके से हम सवाल कर लेंगे, चाहे जितने क्वेश्चंस बना दे। अगला जो सवाल दिया हुआ है, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है अपने को, तो बिंदु क्या दिए हैं, एक बिंदु है 2, 3 और दूसरा जो बिंदु दिया है हमें वो दिया है 4, 1।
इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे जरा याद करो। बीच की दूरी निकालने का एक तो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पे पहले वाले को हम x1 बोलते हैं और दूसरे वाले को y1, इस वाले को x2 बोलते हैं और इस वाले को y2 बोलते हैं, है ना। अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद रहे तो मैं तरीका बता दूंगा, आप डायरेक्ट कर लोगे। x2 कितना दिया है अपने पास 4, x1 कितना दिया है 2, स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है अपने पास, अगर आप देख पा रहे हो 1, और y1 कितना है अपने पास 3 का स्क्वायर, राइट। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मिल करके कितना आ गया 8। या इसी 8 को कभी कभी 2√2 मात्रक लिख देगा, है ना। तो जो ऑप्शन में देखे आप वो टिक कर लो। इसमें 2√2 ही दिया है। अब कुछ के सवाल में आएगा सर 2√2 कैसे, तो ऐसे हुआ देखो, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, तो एक बाहर आ जाता है, जो छूट गया वो अंदर रह जाता है। इस तरीके से हमने इसे लिखा है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल बताओ। ये देखो सवाल कुछ ऐसा ही है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, घुमा के सवाल आ गया है 5x और माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। अभी अभी हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो बी वाला हिस्सा ये होता है, ए वाला हिस्सा ये होता है, और सी वाला हिस्सा ये होता है। तो बी बी कितना दिया है भैया 5 दिया है, तो इस बार बी की जगह पे कितना रख दोगे आप 5, और ए की जगह पे कितना रख दोगे आप 3 रख दोगे। तो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, ऋण 5/3। और अगर हमसे पूछ ले कि अचर पद का गुणांक बताओ, तो अचर पद की जगह पे कितना आ जाएगा, -2 के बटे में कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। इस बार एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है। तो ये सवाल तो अपना कराया हुआ है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 थोड़ा खास सवाल है। उसे करते समय मैं आपको 3-4 तरीके बता दूंगा, जिससे आप त्रिभुजों को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 देखो क्या दिया हुआ, इसमें 3 अलग अलग बिंदु दिया है हमें। एक दिया है ऋण 4,0, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4,0, और जो तीसरा बिंदु दिया हुआ है वो दिया हुआ 0,3 दिया हुआ है ना। बोला कि ये शीर्ष हैं, शीर्ष किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, बताओ वह त्रिभुज कैसा होगा। तो बिना ऑप्शन को देखे पहले हम तरीका सीखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए निर्देशांक है, ये बी निर्देशांक है, और ये सी निर्देशांक है। त्रिभुज में क्या होता है भैया कहानी, त्रिभुज में कुछ ऐसी कहानी होती है कि ये अपना ए हो गया -4,0, ये बी हो गया हमारे पास 4,0, और ये सी हो गया 0,3। हम कैसे पता करें कि कौन सा त्रिभुज है, उसके लिए सबसे पहले हमें इन रेखाओं के बीच में बारी बारी से दूरी निकालनी पड़ेगी। अब दूरी निकालने का आपको मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, सुनिए। पहले वाले में से पहला वाला घटाओ तो आपको दूरी निकलेगी ए बी के बीच में, ए बी के बीच में निकाल रहे हैं ना, पहले वाले में से पहला वाला घटाओ, तो -4 में से -4 घटा दिया हमने ये वाला, प्लस दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटाओ तो 0 में से 0 घटा दिया, और इनका क्या कर लो स्क्वायर कर लो, राइट। तो -4 कितना हो जाएगा -8, -8 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और उस 64 की जगह पे आप क्या लिख लोगे 8 लिख लोगे, यानी ए बी की जगह पे आपके बराबर कितने आ रहे हैं 8। इसकी दूरी हमने निकाल ली, कितनी आ रही है 8 मात्र। अब इन दोनों की निकालो, तो इन दोनों का नाम क्या है बी सी। तरीका क्या बताया आपको, पहले वाले में से पहला वाला घटाओ, 4 में से 0 घटाओ और उसका स्क्वायर लगाओ, 0 में से 3 घटाओ, तो 0 में से 3 घटा दोगे 0 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 में से 0 घटा रहे हो आप कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर आ रहा है, 3 में से 0 घटा रहे हो तो -3 का स्क्वायर आ रहा है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, है ना, 16 9 25, और यहाँ जोड़ने पे 25 आ रहा है, 25 का वर्गमूल वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 यूनिट आ गया। इसका निकालो, पहले में से पहला घटाओ, पहले में से पहला AC निकालने का तरीका क्या है, पहले में से पहला घटा दो। तो ऋण 4 में से 0 घटाओगे तो भैया कितना आ जाएगा, ऋण 4 ही तो आएगा, और 0 में से 3 घटाओगे तो -3 आएगा। 4 का 16, 3 का 9, और कुल मिला के 25।
तो 25 बराबर कितने आ गए भैया, 5 आ गए, है ना। ये भी हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब अगर आप देखो तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। इनमें से 2 भुजाएं तो ऐसी हैं जो 5 और 5 हैं। इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं समान हैं, यानी ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर तीनों की तीनों भुजाएं समान हो जाती तो हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं समान होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी समान नहीं होगा तो विषम बाहु त्रिभुज। एक और कंडीशन है समकोण त्रिभुज चेक करने की। समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास ये 3 ठू आई ना अलग अलग भुजाएं, अगर हमें चेक करना हो कि ये समकोण त्रिभुज है, तो जो सबसे बड़ा आया होगा उसका वर्ग कर लेंगे हम लोग, और जो दोनों छोटे छोटे आए होंगे ना यूनिट, दोनों छोटे छोटे, उनके वर्गों के योगफल को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये जो त्रिभुज बनता वो कैसा होता, समकोण होता। चेक कर लो, 8 8 64 होगा, 5 5 25 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 25। 64 के बराबर में 8 बराबर कितना आ जाएगा, 50 के, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज तो नहीं होगा, ना ही विषमबाहु होगा, ना ही समबाहु होगा। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आ जाते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक मजा आ रहा होगा। जिन जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है वो इन क्वेश्चंस की सीरीज को लगातार देखें, उससे उनको बहुत फायदा होगा, और परीक्षा में कम से कम अच्छे स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आ रहा है अपने पास क्या, साइन ए बराबर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कितना, 4/5 दे रखा है भैया। अब बोला कि tan ए का मान बता दो, तो कई तरीके हैं इसके निकालने के, बल मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, लाल बटे कक्का वाला, वही लंब बटे होता है कर्ण, है ना। कैसे पता चलता है सर, ऐसे पता चलता है भैया, लाल बटे कक्का से, LAL बटे के ए से। ये ऊपर होता है भैया साइन थीटा, यहाँ होता है आपका कॉस थीटा, और यहाँ होता है टेन थीटा। यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा में हम लंब बटे कर्ण पढ़ते हैं, पर कौशिक में पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। सेक में पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, और कौस में पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण। इस तरीके की कहानी चलती है। और चूंकि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक त्रिभुज। ये है अपने पास लंब, 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है, आपको याद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के जो सामने की भुजा है उसी को हम क्या बोलते हैं, लंब, और जो भुजा बची है उसी का नाम देते हैं आधार। ठीक है। अब देखो कहानी में आता है ट्विस्ट। लंब कितना है अपने पास, 4। कर्ण अर्जुन कितने हैं अपने पास, 5। और हमें निकालना है आधार। तो आधार निकालने के लिए हम इसमें प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, याद करो। जो कर्ण अर्जुन होते हैं ना, उनका स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण कितना है आपका, 5। तो 5 का स्क्वायर, आधार कितना है पता ही नहीं हमने, आधार का स्क्वायर हम कर लेंगे यहाँ पे। लंब कितना है भैया, 4 का स्क्वायर। कुछ बच्चे बोल रहे हो सर डायरेक्ट मार दो, तो डायरेक्ट कर लेंगे, इसका आंसर 3 आएगा। और आप यहाँ देखो, ये 25 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और प्लस में कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। इसको इधर लाओगे तो 25 में से 16 घटेगा ना भैया, घटेगा तो 9 आएगा। आधार बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 9, और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। तो जब ये 3 निकल के आ जाएगा तो आप चुपचाप tan पूछे आपसे या कुछ भी पूछे आप बता लोगे। जैसे tan पूछा है इस क्वेश्चन में, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 4/3 आ जाएगा। मान लो आपसे cos थीटा पूछा होता तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos थीटा आ जाता हमारे पास 3/5। कितना आ जाता, 3/5। अब बोलोगे सर अगर कॉट पूछा होता तो भैया कॉट निकाल लो, क्या दिक्कत है। कॉट में क्या होता, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 3 के बटे में कितना आ जाता, 4 आ जाता। इस तरीके से हम लोग सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। आप काफी सारे क्वेश्चंस भी कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए 12वां जो सवाल दिया है वो काफी खास सवाल है। ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें दिया हो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अगर इसको किसी की वैल्यू दिख रही है तो हमें तो दिख रही है भैया 1 होगी, कैसे? वो देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमने आपको सिखाया है त्रिकोणमिति में कि जब भी कभी साइन और कॉस के अलावा कुछ और वैल्यू दिखे तो उसे सबसे पहले चेंज कर लो साइन और कॉस में। और tan थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे कैसे, तो ऐसे देखो, tan थीटा बराबर हमने पढ़ा हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सही बात है। इस पे स्क्वायर लगा तो इन पे भी स्क्वायर लगा दो यार, क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अपने पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपान, ये कॉस स्क्वायर एकम क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने में कितना आता है 1। एक और पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है 1। सर तीसरी भी बता दो। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आएगा लल्ला 1 आएगा, है ना। अब देखो जरा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। देखो ये वीडियो देखने से आपको बहुत सारे फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगी। इस आइडेंटिटी का मान हो गया 1। और अपने पास क्या है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा है भैया, एक और फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा सर, हमने पढ़ा था सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। तो अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और भी फॉर्मूले होते हैं क्या सर, बिल्कुल होते हैं भैया। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़ा था आपने, 1 अपान साइन थीटा पढ़ा था। आपने टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, 1 अपान कॉट थीटा। एक और पढ़ा है भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आपने क्या पढ़ा हुआ है याद करो, आप कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा हुआ है 1 अपान टेन थीटा। और क्या पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा। इस तरीके से आपने फॉर्मूले पढ़े, पर फिलहाल हमें जरूरत इसकी है। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे 1 अपान, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और देखो भैया, अगर ये सेक स्क्वायर यहाँ पे चला जाए नीचे तो कॉस तो इधर आ जाएगा और सेक कहाँ चला जाएगा, इधर में। यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, है ना। इंस्टाग्राम के जमाने में सब लोग इतने तो होशियार हो ही गए होंगे, स्क्रीनशॉट चट से मार लिया करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल दिया, एक रेखाखंड ए बी का मध्य एक बिंदु P इस प्रकार विभाजित किया है कि AP बटे AB बराबर 3/7। एक रेखाखंड है AB, लो भैया रेखाखंड पहले बना ही लो फट से। AB एक बिंदु है कोई P भैया, एक बिंदु क्या है P, उसने इसको ऐसा काटा है, ऐसा काटा है, कैसा काटा है, पीबी के बटे में ए बी कर डाला है और बराबर में 3/7 कर दिया है। तो बोला एक बात बताओ भैया, एपी अनुपात पीबी क्या होगा, एपी अनुपात पीबी का होगा। तो देखो क्या होगा, पीबी तो दिया है 3, पी से बी तक की दूरी दे रखी है 3, सही बात। और ए बी कितना दिया है भैया, 7 दे रखा है। अरे यार मतलब ये पूरी की पूरी लंबाई ए से लेकर के बी ही तो है। ए से बी तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 7। अब अगर इतना काट लिए भैया, ये हो गया 3 कट गया, 3 कट गया, तो कितना बचा अपने पास, 4। तो जो हमें एपी चाहिए, एपी कितना आ गया है 4, और पीबी कितना है 3, तो आंसर वह दिख गया होगा, 4:3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि समझते हो लल्ला, 2πr होती है। परिधि क्या होती है सर, सर्कल बना लो, ये जो छप 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 भागते हो ना, ये बाहर बाहर की जो लाइन होती है इसी को हम बोलते हैं परिधि, 2πr। 2πr बराबर में 22 का सेंटीमीटर दिया हुआ है, हिसाब किताब लगाते हैं। 2 इंटू पाई का मान होता है 22 के बटे में 7। ओ माई गॉड, सही में सर, आर बराबर में कितना आ रहा है 22, ये 22, ये 22 धड़ाम, 7 उधर 2 नीचे, 7 ऊपर 2 नीचे बराबर सेंटीमीटर आ रही है इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या थोड़ी चाहिए,
अपने को बोला चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। चतुर्थांश क्या होता है सर जी? चतुर्थांश होता है कि वृत्त के केंद्र के 4 पीस कर डालो, तो ये जो हिस्सा आ रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं चतुर्थांश। अब चतुर्थांश असल में हमारा ये होता है तो त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। रट्टा मान लो। अब थीटा का है सर जी? थीटा तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। दिया है ना बेटा, ध्यान से सुनो। अगर सर्कल है हमारा, सर्कल, ये पूरा कोण कितना बनेगा? 360। मतलब आप ऐसे राउंड राउंड घूम गए पूरा एक बार, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 है ना बनेगा? 360 बना। अब 360 के 4 लोग लग गए भैया, हिस्से कर डाले है ना, 4 लोगों में बांट दिए। तो 360 को 4 लोगों में बांट दोगे तो 90 होगा। कहानी में ट्विस्ट है ना, 90 90 90 90। तो जो थीटा है वो कितना है? 90 है, बटे में 360 है। पाई का मान 22/7 है। आर का मान हमने निकाला है 7/2। और स्क्वायर की वजह से इसका फोटोकॉपी करना पड़ेगा, तो 7/2 हो जाएगा। एक साथ से एक साथ, 9 एकम 9, 9 चौक 36 आया यहाँ तक। 22 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 की 4 हासिल एक, 7 दूनी 14 एक 15, 154 के बटे में कितना आ रहा है भैया? 154 के बटे में 4 गुणे 2 गुणे 2 आ रहा है। इस 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 2 सत 14, एक 2 सत 14, 77/8 कितना आ रहा है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाई लो। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन दे आप कर लेना। हो सकता है क्वेश्चन बदल दे, थीटा की जगह पे कुछ मान बदल दे और आपको ऐसे सवाल बना करके दे दे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 और 66 है। संकेंद्रीय वृत्त किसे बोलते हैं? याद करो। एक वृत्त ये है, इसका केंद्र ये है। एक और वृत्त हम इसी पे बना देते हैं जिसका केंद्र भी यही है। मतलब दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो समान है, पर इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। है ना, इनकी त्रिज्याएं क्या है? अलग अलग। इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी, इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी। तो पहले वाले जो वृत्त की परिधि दे रखा है वो दे रखा है 2πr दे रखा है, बराबर में 88 दे रखा है। और दूसरे वाले की परिधि दे रखा है 2πr बराबर में 66 दे रखा है। तो एक काम कर ले, हम सबसे पहले फटाफट से इनकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा सड़क कितनी चौड़ी है ना। सड़क की चौड़ाई निकालनी है अपने को। तो यहाँ को हल करते हैं। देखो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22 के बटे में 7 होता है। और कैपिटल आर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 88। 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। यानी जो बड़ी वाली त्रिज्या आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है? 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो छोटी वाली त्रिज्या यहाँ देखो, 2 गुणे पाई का मान आप क्या रखोगे? 22 के बटे में 7 रखोगे, गुणे में कितना आ जाएगा? आर। तो आर तो हमें निकालना ही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 66। 22 एकम 22, 22 तिहैया 66, 3 सते 21। और बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 21/2 भाग भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 10.5 आएगा क्या? बोलो सही है? 10.5 होगा। अब हमें बोला चौड़ाई। चौड़ाई कैसे पता चलेगी? याद करो, अगर ये बड़ी सी त्रिज्या हमारी यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से हम इस छोटे वाले को हटा दें, घटा दें, मतलब छोटे वाले को हटा दें, यहाँ से यहाँ तक का मामला क्लियर कर दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? ये चौड़ाई बचेगी। यानी 14 में से अगर हम घटा दें 10.5, है ना, आर में से क्या घटा रहे हैं? आर, तो हमें निकल जाएगी चौड़ाई। तो 14 में से 10.5 घटाओगे कितना आएगा? घटा लोगे तो देखो 10.5 है, 0.5 और आपके पास होता तो 11 होता। तो मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनेगी। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का मतलब होता है, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है। ऑप्शन में 7/2 दिया है। क्या दिया है? 7/2 को जब आप हल करेंगे कितना आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो पाइप की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। पाइप की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बाहर बाहर का व्यास मतलब समझे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो व्यास है बड़ा वाला,
वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है इसका जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, बड़ी वाली जो त्रिज्या निकल के आएगी, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास की आधी होती है, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। और जो छोटा वाला व्यास है, छोटा डी लिखते हैं उसके लिए, छोटा वाला व्यास कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो छोटे वाले व्यास के लिए हम छोटी त्रिज्या प्रयोग करेंगे, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और हमें उस पाइप की जो लंबाई दे रखी है, पाइप की लंबाई को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, वो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 16 नंबर सवाल है ना, अगर आप देख पा रहे हो उसमें तो 20 सेंटीमीटर दिया है। और हमसे पूछा है आयतन बताओ, आयतन निकालना है उस धातु का, तो धातु का प्रयोग तो यहीं तक हुआ है पाइप में, बीच में पाइप खाली है, तभी तो हम देख पाएंगे उसके अंदर से। तो इसका मतलब यह हुआ, जो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखना यहाँ खेल है, पाई आर क्या लें, हम बड़ा वाला आर ले नहीं सकते और छोटा वाला आर भी ले नहीं सकते, क्योंकि हमें निकालना केवल इतना हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को माइनस कर देंगे, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू ई एच, पाई है ये कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर में दिया होगा 4 का वर्ग या 2 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग इंटू 20, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है जो सही है, ठीक है। किसी बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, अभी अभी हमने लिखा था, ये तो बेहद आसान सा सवाल था, ठीक है। इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है, ये आप जानते रहो, ये होता है शंकु का आयतन, इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 2 पाई आर एच दे रखा है। 2 पाई आर एच क्या है भैया, 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। कि जो क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा समझ में आते हैं उन्हें भी याद कर लिया करो, उससे काफी बेहतर आपकी तैयारी होगी। अब सवाल नंबर हमारा अगला आता है 18, 2 8 6 4 5। सवाल नंबर 18 में हमसे ये कहा हुआ है कि 2 8 6 4 5 की माध्यिका बताओ, इसमें लोग फंसते बहुत हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप आंकड़े को या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो, अर्थात घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो। तो हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, 2 4 6 और 8, 2 4 के बाद आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 6 और क्या आ जाएगा 8। तो जो आपको बीच में दिखे ना वही होती है माध्यिका। अच्छा यहाँ तो बहुत आसान था, 1 2 3 4 5। अगर मान लो नंबर 8 ना होता तो हम तब कैसे माध्यिका निकालते, तो उस कंडीशन में जो बीच में दो लोग होते हैं ना उनको जोड़ के आधा कर दिया करो, 4+5 के बटे में 2 करोगे, 4 5 9/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लिया करो, है ना। तो माध्यिका निकालने की टेक्निक ये होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, 9 लोग हैं, तो जोड़ो कितना आएगा भैया, 9 तक हम जा रहे हैं, तो ये 5 4 9 3 12 2 14 1 15 6, 15 6 21, 21 7 28 8 36 9 45 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 45/9, जोड़ वोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर एक बात बताओ, क्या आप ऐसे ही जोड़ते चले जाओगे, ऐसा नहीं जोड़ोगे। जब भी कभी आपको प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो, 1 से लेकर के 9 तक की, 10 तक की जोड़नी हो, है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। सिंपल, n कितना है, 9 पद है, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं अपने पास, 9 1 10, 10/9 प्लस क्या हो जाएगा 1, और बटे में कितना आ जाएगा 2, 9 गुणे 9 1 10/2,
2 से काटे-वाटे कितना आ गया 5, 9 बचे 45 आ जाएगा। तो इनको अभी जोड़ने पे भी कितना आया था 45 आया। इस फ़ॉर्मूले से निकाल लेना। कब निकालोगे? जब संख्या 1 से लेकर के डायरेक्ट ऐसे दी गई। 100 पद दिए होते, 200 दिए होते, 300 दिए होते तो आप इस तरीके से निकालते। फिर जितने पद होते हैं उससे हम भाग करके क्या निकाल लेते हैं? माध्य या औसत निकाल लेते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि घटना ई की प्रायिकता पीई है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर मान लेते हैं हम ई है, तो पीई है, तो घटना के ना घटने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होता है 1। अरे भैया सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा ही या तो टेल आएगा। मतलब या तो हेड टेल आएगा ही आएगा या तो नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के ये मामला होता है कि कोई घटना या तो घटेगी या नहीं घटेगी। मतलब चांसेस 50-50 हो या 60-40 हो, कुल मिला के एक घटना के घटने का जो योग होता है, मतलब हाँ और नहीं का वो कितना होता है 1। तो अगर आपके पास पूछा है पीई नहीं वाला, तो आप क्या करोगे? 1 में से घटा दोगे पी हाँ वाला। तो जो आंसर आपका दिया है इसमें वो क्या हो जाएगा? घटना की प्रायिकता पीई है, तो प्रायिकता क्या होगी? देख भैया प्रायिकता का मान कभी भी 0 से प्रायिकता का मान 0 नहीं हो सकता, 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता और प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी कभी नहीं हो सकता, है ना? ये आप आज के लिए याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।